स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. 7 दिवसीय विद्यार्थी विकास या उपक्रमाअंतर्गत आपण नॅशनल न्यूट्रिशन मंथ हा साजरा करीत आहोत. सप्टेंबर 2021 ला सीपीएन बेरार महाविद्यालय नागपूर, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपूर आणि नबीरा महाविद्यालय काटोल यांच्या संयुक्त विद्यमाने या 7 दिवसीय विद्यार्थी विकासाच्या कार्यक्रमात आपण सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्या गेस्ट आहेत, पाहुण्या या खूप ऑलराऊंडर आहेत. या आहेत डॉक्टर साधना कराडे मॅडम. यांचा परिचय फार मोठा आहे, पण त्याआधी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार नवीन यांचे मी इथे स्वागत करते. त्याचबरोबर सीपीएन बेरार कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद बारहाते यांचे पण मी इथे स्वागत करते. तसेच दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार यांचेही मी या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते. आणि आता आपण कार्यक्रमाकडे वळूया. आज आपल्या सोबत आहे डॉक्टर साधना कराडे मॅडम, असोसिएट प्रोफेसर आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स, VMB कॉलेज वर्धमान नगर नागपूर येथील. मॅडम तशा तर वर्सटाईल पर्सनॅलिटी आहेत. 32 वर्षाचा यांना शैक्षणिक अनुभव आहे. त्याचबरोबर यांनी अनेक क्वालिफिकेशन प्राप्त केलेले आहेत. या आपल्या विषयामध्ये होम इकॉनॉमिक्स मध्ये MA, MPhil आणि PhD आहे. त्याचबरोबर यांनी MA सोशियोलॉजी केलेले आहे आणि LLB सुद्धा केलेला आहे. याचबरोबर या NSS, NCC या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होता. तसंच NCCच्या ग्रेड 2 ची एक्झाम यांनी पास केलेली आहे. त्याचबरोबर या होम इकॉनॉमिक्सच्या बोर्ड ऑफ स्टडीच्या मेंबर सुद्धा आहेत आणि विविध ऑर्गनायझेशनच्या लाईफ मेंबर आहेत. तसेच या उत्कृष्ट नृत्यांगना आणि गायिका सुद्धा आहेत आणि या विविध पॅनलवर जातात आणि विविध स्पर्धेचं यांनी परीक्षण आतापर्यंत केलेलं आहे. तर अशा या मॅडमचं मी इथे स्वागत करते आहे. त्याचबरोबर एक सांगणारी गोष्ट म्हणजे मेंबर ऑफ पॅरालिगल, जे कोर्टामध्ये कौटुंबिक न्यायालय असतं तिथे एक ज्युडिशरी पॅनल मध्ये मॅडम बसतात आणि तिथे या व्हॉलेंटरी डिस्ट्रिक्ट सर्व्हिस अथॉरिटी आहे. तर अशा या मॅडम आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. किशोरा अवस्थेतील मुलींच्या आहाराची गुणवत्ता आणि त्यांच्या पोषणाचे स्थान. आजच्या या आहार विषयक आणि न्यूट्रिशन डे निमित्त मी मॅडमचे स्वागत करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद घागुर्गुडे मॅडम. Good morning to you all. 7 days workshop on career path in nutrition, food safety and wellness या विषयाअंतर्गत सीपीएन बेरार कॉलेज नागपूर, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपूर आणि नबीरा महाविद्यालय काटोल यांच्या संयुक्त विद्यमाने होम इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने राबवलेल्या या वर्कशॉप मध्ये मी तिन्ही कॉलेजचे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद बाराहाते, डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार आणि डॉक्टर सुनील कुमार नवीन सर, तसेच सीपीएन बेरार कॉलेजच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्राध्यापिका प्रेरणा रत्न पारखी मॅडम, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालयाच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुजाता साखरे आणि नबीरा महाविद्यालयाच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर दमयंती घागरगुंडे मॅडम, इतर सहकारी प्राध्यापक आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थिनींनो, तुम्हा सगळ्यांचे या न्यूट्रिशन वीक कार्यक्रमात मी मनपूर्वक अभिनंदन करते. तुम्हा सर्वांचे विशेष करून ह्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटचे मी विशेष अभिनंदन करते ते यासाठी की आपण विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन खास त्यांच्यासाठी एक चांगल्या हेडिंगच्या अंतर्गत पोषण विषयक संपूर्ण एक सप्ताहभर योग्य मार्गदर्शनाची शृंखला तुम्ही राबवत आहात आणि ज्याची आज खरंच अत्यंत गरज आहे. आणि ज्यांच्यासाठी राबवत आहे किशोरवयीन पिढी म्हणजे तर उद्याचे आधारस्तंभ आहेत. सर्व गृह अर्थशास्त्र विषय घेतलेल्या विद्यार्थिनींचे खूप खूप आभार.
तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत. आता आपण विषयाकडे वळूया. आपला विषय आहे आहार, पोषण आणि स्वास्थ्य. मला सांगितलं गेलं की हिंदीमध्ये बोलला तर सगळ्यांना ते सोयीचे होईल, म्हणून मी माझं प्रेजेंटेशन ये मैं हिंदी में स्टार्ट करती हूँ. धन्यवाद. 20वीं सदी के अंत में आहार शास्त्र संबंधी बोला जाने लगा. इसके पहले इतनी जागृति नहीं थी. परिवार यह समाज व्यवस्था का मूलाधार है, यानी हम बेस मानते हैं. सुदृढ़ समाज पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है. इस महत्वपूर्ण घटक का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए. समाज, परिवार को योग्य पोषक आहार मिलना चाहिए. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आहार और पोषण संबंधी ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है. अन्न संबंधी शास्त्र शुद्ध जानकारी रही तो स्वास्थ्य अच्छा रखना अपना संभव होता है. आप ये जान लो कि डॉक्टर्स जो है, ये डॉक्टर्स बीमारियों का निवारण करते हैं, परंतु अपनी माता, गृहिणी, आहार तज्ञ, ये लोग बीमारी होनी ही नहीं चाहिए इसलिए या होने के बाद समाज को आहार द्वारा योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं. दुनिया में आप कोई भी कोने में चले जाइए, आपको यह दिखाई देगा कि हर एक मनुष्य के जीवन की शुरुआत अन्न या खाने से होती है. ये आप सभी जानते हैं. विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति होने लगी है, मनुष्य भौतिक सुख के पीछे दौड़ने लगा. जीवन का ये चित्र बदलने लगा. आज के संघर्षमय जीवन में इत्मीनान से खाना खाने के लिए समय निकालना तो मुश्किल ही हो रहा है, तो संतुलित भोजन बनाने की कहाँ फुर्सत मिलेगी. शहर का जीवन इतनी भागदौड़ का हुआ है कि ताजा, स्वादिष्ट, जीवन सत्व युक्त सात्विक भोजन लेना असंभव सा होने लगा है. बेवक्त भोजन, बेवक्त खाना, अपर्याप्त नींद, अनावश्यक तनाव, इन सब के कारण जीवन एक सुचारू रूप से जो अपना चल रहा था वो चल नहीं रहा है अभी. आज की ये नई पीढ़ी यानी किशोरवयीन पीढ़ी के लिए मैं बात कर रही हूँ. इनका खाना देखिए, इनका शारीरिक श्रम का अभाव, उनके जीवन में खेल का अभाव, मैगी, पिज्जा, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट, आइसक्रीम, इन पर पलने वाली यह पीढ़ी को देखकर उनके निरोगी जीवन के लिए उनकी स्वास्थ्य की चिंता करने की सच में आज आवश्यकता है. पहले लोग पारंपरिक आहार लेते थे. आज जीवन इतना व्यस्त और गतिमान हुआ है, आप देख रहे हो कि पुरानी प्रथाएं तो बदल गई है, अभी की लाइफस्टाइल बदल गई है. महिलाएं काम पर जाने लगी है और निरंतर काम में व्यस्त रहती है. इसलिए समय बचाने के लिए श्रम बचत साधनों का, जिसको हम बोलते हैं वो उपकरण, ये सब घर घर में इसका उपयोग होने लगा है. 4-4 बर्नर की गैस सिगड़ी, मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, जूसर, गीजर, चपाती मेकिंग मशीन, हर एक की अपनी, ये तो छोड़िए, अपनी अपनी स्वतंत्र गाड़ी, और टीवी एसी का तो हाथ में ही रिमोट कंट्रोल. ऐसी आदतें लगी है, इस कारण कम आयु में ही व्यक्ति को बीपी, हृदय रोग, किडनी रोग, डायबिटीज आदि के ये इतने सारे रोग हो रहे हैं. पैसे कमाने की स्पर्धा में व्यक्ति घड़ी के कांटे की समान दौड़ रहा है. बिल्कुल सत्य तो यह है, जान लियो मित्रों, सत्य तो यह है कि स्वास्थ्य यह वरदान नहीं है, प्रार्थना नहीं, या भीख मांगकर किसी के मेहरबानी से मिलने वाली वस्तु नहीं है. जीवन तो आपको मिल जाता है, किंतु स्वास्थ्य कमाना पड़ता है. उस पर से भी मैं कहूंगी कि उसे टिकाना भी पड़ता है. पोषण और स्वास्थ्य यह एक सिक्के की दो बाजू है. उत्तम पोषण बिना उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिल सकता. आहार में सभी अन्न घटकों का योग्य प्रमाण में समावेश होना आवश्यक है. अन्न भी जो है हम लोग खाते हैं वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसलिए तो हम खाते हैं. इससे शारीरिक विकास ही नहीं अपितु मानसिक, भावनिक विकास भी होता है. आप जानते हो कि भारत अनेक विभिन्न संस्कृतियों का देश है. इसके प्रत्येक प्रांत में उत्पादित होने वाला अनाज अपने आहार का हिस्सा होता है.
और अन्य प्रांत के अनाज का उपयोग करके हम आहार में एक क्या बोलते हैं उसको, एक नवीनता ला सकते हैं, नवीनता लाई जाती है। इसके कारण इस आहार से सभी की आवश्यकता तथा पसंद की पूर्तता की जाती है। सभी को ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिससे शरीर का पोषण होकर स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। अब देखिए, अपना स्वास्थ्य जो है वो खून के दर्जे पर या स्तर पर निर्भर करता है। खून का स्तर आहार पर निर्भर होता है। अच्छे आहार का अपने मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मन का कार्य अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। मस्तिष्क का कार्य रक्ताभिसरण तथा शुद्ध रक्त पर आधारित होता है। अभी ये देखो, हम खून से खून तक आ रहे हैं, मतलब इतना जानने की आपको आवश्यकता है कि हमारा खून अच्छे स्तर का चाहिए, मतलब अच्छा पोषण हो तो खून भी हमारा अच्छे स्तर का, अच्छे लेवल का रहेगा। इस चेन से हमें अपने जीवन में आहार का क्या महत्व है यह ध्यान में आता है। उत्तम पोषण के लिए उत्तम दर्जे के प्राणीज और वनस्पतिज पदार्थों का उत्पादन होना भी आवश्यक है। देखिए, हम खेती के लिए मतलब आज किसान लोग कैसे हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन वो है तो हम लोग हैं, इसीलिए प्राणीज और वनस्पतिज पदार्थों का उत्पादन होना उतना आवश्यक है। पोषण और आहार शास्त्र का अभ्यास करते वक्त ऐसा पाया गया कि आहार संबंधी गलत धारणा के कारण अशिक्षित तथा शिक्षित दोनों प्रकार के लोगों के आहार में अनेक त्रुटियां और कमी दिखाई दी। जैसे हम लोग सोचते हैं कि गांव खेड़े के लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, हाँ, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखते। लेकिन शहरी जो पढ़े लिखे हैं वो लोग भी छोड़ो आप, मतलब अच्छे एजुकेटेड लोगों को पता नहीं है कि कौन से आयु में कितना खाना, कितने बार खाना, बीमारी में कौन से घटक टालना, कैसा खाना लेना, व्यक्ति कितना क्रियाशील है, कितना अक्रियाशील है, उनको कैसा भोजन देना, मतलब कितना, मतलब क्रियाशील आप ऑफिस में काम करते हो या मजूर हो या आपका कुछ बैठा बिठाए ऐसा कारोबार चल रहा है, मतलब आप कितना अपनी हलचल करते हो शरीर के, तो उतना भोजन लेना चाहिए, ये भी जानकारी नहीं रहती। कभी ये चीज बहुत ठंडी है ये नहीं खाना, वो चीज बहुत गर्म है ये नहीं खाना, गर्भवती ने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इससे भी ऊपर क्या है कि पकाने की गलत पद्धतियों के कारण क्या होता है कि सब्जियां बहुत ज्यादा पकाना, काटने के बाद धोना, चावल का पानी पकाते समय निकाल देना, मतलब ये चीज इतनी मतलब मैटर करती है क्योंकि पोषक तत्व हमारे रहने चाहिए। इसीलिए हमको आवश्यक है कि सभी स्तर पर यानी स्कूल, कॉलेजेस, वैद्यकीय और पशु महाविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्र में पोषण तथा आहार संबंधी जानकारी होना आवश्यक है। खास करके मैं कहूंगी कि महिलाओं के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवार के पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं पर ही निर्भर होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो अभी अन्न और पोषण संबंधी जानकारी लेते वक्त हम सबसे पहले हम सभी की परिभाषाएं देखेंगे ताकि आपको उसका मतलब ये होगा। अभी हम लोग आएंगे परिभाषा में। पहली शुरुआत प्रमुख घटक। अभी देखिए कि हमारा जो है कि डाइट क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस है, तो हम लोग आहार पोषण तथा स्वास्थ्य के अंतर्गत देखेंगे कि हमारे प्रमुख अन्न घटक कौन से हैं। तो हमारे प्रमुख अन्न घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्निग्ध यानी वसायुक्त पदार्थ, विटामिन, खनिज लवण तथा पानी। ये जन्म से मृत्यु तक ये ही 6 घटक युक्त खाना हम लोग खाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। तो अभी सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अन्न यानी फूड, इसकी परिभाषा। जो घटक शरीर का पोषण करते हैं उसे हम लोग अन्न कहते हैं। अभी शरीर का पोषण यानी
कि हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, हमारा दिखता है कि हम पोषण मतलब हमारा हुआ है, और ये कैसे होता है कि हम अन्न खाते हैं तो उससे हमारा अच्छा पोषण होता है। दूसरी परिभाषा है अन्न घटक। अन्न घटक यानी अन्न से शरीर की वृद्धि के लिए प्राप्त होने वाले घटक है, जिसमें शरीर को उष्णता, शक्ति देना, शरीर की निर्मित, पेशी की बनावट तथा शरीर नियंत्रित करना होता है। अब ये देखिए कि अभी हमको शरीर में ऊर्जा और एक शक्ति भी चाहिए ताकि हम सभी काम कर सके। तो ये शक्ति और ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो हमारे स्निग्ध मतलब वसायुक्त पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट, ये मतलब प्रमुख जो घटक अपन ने देखे हैं ना, उसमें से ये दो महत्वपूर्ण घटक है जो हमें ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। अभी है शरीर की निर्मित तथा पेशी की बनावट, या अपन बोल सकते शरीर का निर्माण। तो ये निर्माण करने का अभी देखो, ये जानिए कि अपना संपूर्ण शरीर जो है ये पेशियों से बना होता है। सब जैसे दांत की पेशी, बालों की पेशी, स्किन की पेशी, हड्डियों की पेशी, खून की पेशी, यानी ये सभी पेशी हो तो ये अनेक पेशियां मिलके एक एक अंग तैयार होता है। तो ये निर्माण का कार्य प्रमुखता से प्रोटीन करता है। अभी ये शरीर नियंत्रित करना यानी ये होता है कि जैसे पाचन का कार्य, अपना मस्तिष्क का कार्य, हृदय का स्पंदन वगैरह, ये सब जो है ये हमको मतलब एक तापमान नियंत्रित करना, ये सब है शरीर नियंत्रण करना। तो ये है खनिज लवण करते हैं, विटामिन ये कार्य करते हैं, ये घटक करता है, पानी ये घटक कार्य करता है। अभी हम तीसरी परिभाषा देखेंगे, स्वास्थ्य, जो हेल्थ। अभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य यानी केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थिति यानी स्वास्थ्य है। देखिए कि हमने कहा कि कभी कभी हम अच्छे मस्त तंदुरुस्त दिखते हैं, अच्छे फैट दिखते हैं तो लगता है, और हमें कुछ है नहीं, अभी तो हमें कुछ बीमारियां नहीं है, हम दुर्बल नहीं है, तो हमें लगता कि हमको आरोग्य प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, आप दिखते हो वैसा नहीं है, ये शारीरिक तो ठीक है, लेकिन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थिति अच्छी अच्छी स्थिति में हमारा मेंटल लेवल चाहिए। मतलब आप अच्छे पढ़ लिख सको, आप दूसरों की बात समझ सको। अभी सामाजिक सुस्थिति यानी क्या कि हम तो सामाजिक प्राणी हैं, सभी जानते हैं, सब हम लोग समाज में रहते हैं, तो हम सामाजिक मतलब उनमें घुल मिल सके, एक दूसरे की भाषा समझ सके, कुछ बोल सके, कुछ काम कर सके, और अच्छा सुसंवाद लोगों से कर सके। तो ये होते हैं ये सभी स्टेटस, यानी तो हम समझ सकते हैं कि हाँ हमें स्वास्थ्य प्राप्त है, मतलब केवल एक देख के नहीं, इसीलिए वो WHO ने इस तरह की परिभाषा दी है। अब नेक्स्ट है पोषण, न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, जिस आहार द्वारा सजीव प्राणी खुद के शरीर की वृद्धि और पुनर्निर्मित कर सकते हैं वह पोषण कहलाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी शरीर की वृद्धि हो रही है। वृद्धि यानी आप देखते कि आप बिल्कुल बच्चे हैं, बिल्कुल 1-1.5 फुट के, फिर बड़े होते हो और फिर 5-6 फुट में आपका परिवर्तन हो जाता है, यानी वृद्धि हो रही है, वजन बढ़ रहा है, ठीक है। और अभी पुनर्निर्मित कर सकता है यानी क्या, ये तो एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति करना, ये मतलब ये जग का या अपने इसका नियम है। यानी अगर पुनर्निर्मित नहीं तो मतलब ये पूरी दुनिया की ही उत्पत्ति नहीं होगी। अब नेक्स्ट है पोषण की, अपन ने देखे तो पोषण की दो मुख्य अवस्थाएं कौन सी है, दो मुख्य अवस्थाएं है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण यानी उत्तम पोषण, इस पोषण से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार सब पोषक घटक योग्य मात्रा में उनको उपलब्ध होते हैं। मतलब अभी कैसे कि उत्तम पोषण किसको कह सकते हैं कि व्यक्ति की आयु, मतलब आयु देखो कि वो कौन से आयु में है, छोटा बच्चा है या 15-16 किशोरवयीन है कि मिडल एज का है, 35 का है, मतलब कौन से आयु में चल रहा है उसी अनुसार उसको पोषण होना चाहिए।
अभी इसमें लिंग भी मैटर करता है, मतलब पुरुष है या स्त्री है तो स्त्री को अलग कैलोरीज होती, पुरुष को अलग कैलोरी होती। दूसरा है शारीरिक क्रियाशीलता। अभी शारीरिक क्रियाशीलता इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि शारीरिक क्रियाशीलता यानी आप कौन सा व्यवसाय कर सकते हो, क्या करते हो, गृहिणी हो, घर में कितने घंटे काम करते हो, सुबह से शाम तक लगे रहते हो क्या, ऑफिस में आप कितने बैठे रहते हो, या बहुत आप कुछ जैसे कूली है, बहुत मतलब मजदूरी वाला काम करते हैं, तो उनके अनुसार सब पोषक घटक, अभी पोषक घटक का हमने जिक्र किया है, 6 भी हमको चाहिए, तो ये सब पोषक घटक अगर उनको उपलब्ध अच्छी मात्रा में होते हैं तो हम कहेंगे उसको सुपोषण। अभी दूसरा है कुपोषण। कुपोषण यानी पोषण की ऐसी अवस्था जिसमें आहार के एक या उससे अधिक पोषक घटकों की कमी या ज्यादा या असंतुलित मात्रा के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होता है। अब देखो, इसमें अपन ने कुछ 6 घटकों का जो जिक्र किया है जो चाहिए, तो कभी उसके सब घटक होते हैं या उसके जो घटक होते हैं तो 6 में से कभी 1-2 गायब होते हैं, या उसके से सब घटक है, कोई विटामिन की कमी है, मतलब कुछ घटकों के पोषक घटकों की कमी होती है, या कोई घटक हम लोग इतना ज्यादा खा लेते हैं कि जिसकी अपने शरीर को आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए क्या होता है कि ये असंतुलित मात्रा में, अभी जितने सब पोषक घटक एक संतुलित मात्रा में, मतलब सबका एक प्रमाण रहता, तो ऐसे संतुलित मात्रा में अगर नहीं खाए, उसका प्रमाण हमारे शरीर में असंतुलित हो गया है, कुछ कम कुछ ज्यादा, है ना, तो इसके कारण भी स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होता है। अब है अल्प पोषण। जब आहार में पोषक घटकों की कमी होती है, ऐसी स्थिति को अल्प पोषण कहते हैं। अभी कैसे ऐसे बच्चे हैं, आप देखो कभी गरीबी में आप कहीं जगह जाइए तो आपको दिखेगा कहीं झोपड़पट्टी में उनको अच्छे ढंग का खाना ही नहीं मिलता, मतलब मिल नहीं पाता, उनके माँ बाप कुछ और काम में बिजी रहते, उनकी तरफ ध्यान नहीं रहता, तो ऐसे बच्चों का आकार देखिए, उसका चेहरा देखिए, मतलब आपको दिखा उनके देखते ही पता चलेगा कि इनका अल्प पोषण हुआ है। तो मतलब ये ठीक पोषण नहीं है। दूसरा है अति पोषण। जब आहार में एक या एक से ज्यादा पोषक घटकों की अधिकता होने से अति पोषण होता है। इसका भी हमने जिक्र किया कि बहुत अधिक कोई चीज खा लेते, किसी को आदत रहती कि कुछ अच्छा लगे तो वही चीज खाना, या अपने आहार में हमको रोटी ही पसंद है, चावल नहीं चाहिए, हमको वो दाल नहीं वही चाहिए, मतलब कैसे कि एक ही एक का एक अधिकतम हो जाता है, तो इतना अधिक कोई खा लेते हैं, आवश्यकता के कैलोरी से ज्यादा खा लेते हैं, तो उनका अतिपोषण होता है, और वो भी हमारे लिए मतलब हानिकारक है शरीर के लिए, क्योंकि क्या है, हमारा शरीर यानी ऐसे गोदाम नहीं है अपना पेट यानी कि कुछ भी हम लोग भरे, एक सिस्टमैटिक मात्रा में ही हमको पोषण करना चाहिए। एक मराठी में कहावत है, अन्नस तारे अन्नस मारे आणि अन्नस विकार करे। अब देखिए, ये पुराने लोगों ने बहुत अच्छा कहा है कि अन्न खाए तो हम लोग तारण करते हैं, मतलब हम लोग जीवित रह सकते हैं, अन्न नहीं मिला तो हम मर भी सकते हैं, और अन्न अगर अच्छी मात्रा में नहीं मिला तो हम लोग उसका विकार होता है, एक तो अपचन होता है, या कुछ शरीर पे कुछ उसकी कमियां दिखाई देती है, कुछ रोग हमें दिखते हैं। अभी नेक्स्ट है आहार शास्त्र यानी डायटेटिक्स। आहार शास्त्र यानी कला और विज्ञान, ये दोनों है। इनके अनुसार व्यक्ति या समूह के लिए आहार नियोजन करते समय उनके आर्थिक तथा स्वास्थ्य विषयक स्थिति का पोषण शास्त्र तथा उनके तत्वानुसार विचार किया जाता है। मतलब कला और विज्ञान ये दोनों है। अब देखिए कि आहार शास्त्र ये एक शास्त्र है, लेकिन कला और विज्ञान, अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, देखिए कि अपन कला यानी कैसे कि पदार्थों को हम लोग कलरफुल बनाते हैं, बनने के बाद मस्त उसमें प्याज, संभार, मिर्ची, गाजर इसकी सजावट करते हैं, उसको अलग अलग आकार में बनाते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ हम लोग आकार भी चूज कर लेते हैं, अलग अलग आकार, ये भी एक कला है। एक चीज से अनेक पदार्थ बनाते हैं, अलग अलग पदार्थ, जैसे सोचिए कि
चावल से हम लोग क्या क्या, ढोकला, इडली, मसाला भात, बिरयानी, खिचड़ी, पापड़, ऐसे कई चीजें हम लोग अलग अलग पदार्थ बनाते हैं। वो रंगोली से हम थाली को आजू बाजू से सजाते हैं तो खाने की इच्छा जागृत होती है। मतलब ये खाना पकाना, स्वादिष्ट पकाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, ये आर्ट है। अभी विज्ञान क्या है? तो विज्ञान यानी जैसे सोचो कि विज्ञान यानी उसमें कुछ विज्ञान आना चाहिए, शास्त्र आना चाहिए, उसमें कुछ गणितीय तंत्र आना चाहिए। जैसे मान लो कि हमें केक बनाना है, तो जितना वजन अंडे का होता है, सुनिए जितना वजन अंडे का होता है उतने ही वजन का हम लोग मैदा, शक्कर, बटर लेना पड़ता है हमको। आया ना इसमें गणित? अभी बिस्किट है बनानी है तो ओवन में 150 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर हमको रखना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे 1 टेबल स्पून डालना, 1 टीस्पून डालना, 2 कप लेना, 20 मिनट पकाना, ये चीज क्या होते हैं कि ये चीज में गणित आ जाता है। मतलब इस तरह से हम लोग कुछ खाना, कुछ पदार्थ बना लेते हैं। तो कोई भी पदार्थ कितने समय पकाना है ये भी एक विज्ञान ही है। तो ऐसे देखो कि दोनों का हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट है, अभी हमने ये देखा कि आर्थिक तथा स्वास्थ्य विषय स्थिति का। अभी आर्थिक, उसी में मैं बता रही हूँ, आहार शास्त्र में आर्थिक यानी आर्थिकता सभी की नहीं होती ना, सभी को सब चीजें नहीं मिलता। मतलब एक स्तर होते हैं, मीडियम लेवल के है या उच्च लेवल के है या बहुत निम्न दर्जे का उनके मतलब क्या बोलते आय है उनकी, उस अनुसार वो एक 3 तबके हम लोग एक सोचेंगे। तो आर्थिकता उनको कितनी प्राप्त होती है उस अनुसार उनके खाने के भी ढंग बदलते हैं। मतलब अच्छा पौष्टिक काजू किशमिश है तो वो किसको पुराएगा? वो एकदम निम्न दर्जे के लोगों को नहीं पुराएगा ना। तो ये भी आर्थिकता अपने पास क्या है, हम लोग क्या ये कर सकते हैं, इसको देख के हम लोग खाना यानी सब पकाते हैं। अभी स्वास्थ्य विषयक स्थिति आपकी स्वास्थ्य विषयक स्थिति यानी कैसे कि आप अभी कौन से इसमें है, आपका स्वास्थ्य ठीक है या कुछ आपको बीमारी है या कमजोरी है या कौन सी स्टेज में है, तो उस अनुसार मतलब गर्भावती इसमें है क्या, तो आपकी या लैक्टेटिंग इसमें है क्या, तो उस अनुसार आप ये इस तत्व के अनुसार आपको एक आहार बनाना पड़ता है, उसे हम लोग आहार शास्त्र कहते हैं। अभी नेक्स्ट है पोषण शास्त्र। पोषण स्तर या पोषण दर्जा, न्यूट्रिशनल स्टेटस। पोषण का दर्जा या स्तर यानी ऐसी शरीर की ऐसी स्थिति जिसका संबंध अन्न सेवन और उसके उपयोगिता से होता है। अब देखिए हम लोग पोषण का दर्जा या स्तर यानी हम देख रहे हैं, तो ये शरीर की ऐसी स्थिति जिसका संबंध अन्न सेवन से और उसकी उपयोगिता से होता है। अभी हम लोग क्या अन्न सेवन करते हैं, मान लो बहुत खाते हैं, दिखते तो बहुत खाते हैं लेकिन कुछ आंग में उनके लगता नहीं है या कुछ एनर्जी नहीं मिलती, मतलब अंदरूनी कहीं तो भी गड़बड़ है। ठीक है, यानी क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं उसका सेवन हमारे शरीर में दिखना चाहिए, बड़ी तंदुरुस्ती दिखनी चाहिए। और मतलब उसका उपयोग हमारे शरीर में कैसा होता है कि जैसा शरीर अच्छा उपयोग हुआ तो शरीर फुर्तीला एक्टिव व्यक्ति दिखाई देता है, नहीं तो ऐसे कृश और ऐसे दिखेगा। मतलब आपका पोषण स्तर आपका आपको देख के ही आपका पोषण स्तर कैसा है ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया है। इसके आगे हम लोग जाएंगे और हम लोग अभी देखेंगे कि हमारे अन्न के कार्य देखेंगे। ये अन्न के कार्य, ये जानते हैं अन्न के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य मतलब सोशल फंक्शन ऑफ फूड, मानसिक कार्य यानी साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, और आध्यात्मिक कार्य यानी स्पिरिचुअल फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे पहला है जो वो अन्न के शारीरिक कार्य। अभी अन्न के शारीरिक कार्य में पहला है शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करना।
दूसरा है वृद्धि विकास और नई पेशियों का निर्माण करना और क्षतिपूर्ति करना। तीसरा है शरीर का बीमारियों से संरक्षण करना। और नेक्स्ट है विविध शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब पहला हम लोग देख रहे हैं शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना। अभी शरीर की विविध ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप बोलोगे कि ये ऐच्छिक कार्य क्या है, तो देखिए कि ऐच्छिक कार्य यानी जैसी शब्द है उसी अनुसार अपने इच्छानुसार जो कार्य किए जाते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, बाग काम, घर काम करना आदि, इन सब के लिए ऊर्जा लगती है। और यह कहाँ से आती है, तो यह अन्न द्वारा हमें प्राप्त करनी पड़ती है। तो अभी है अनैच्छिक कार्य, मतलब ये भी जैसा अनैच्छिक यानी इच्छा नहीं रहती है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। अनैच्छिक कार्य यानी शरीर में जो कार्य अपने इच्छानुसार नहीं होते उनको अनैच्छिक कार्य कहते हैं। जैसे रक्त का पचन, स्नायु का आकुंचन प्रसरण होना, मतलब कम होना ज्यादा होना, रक्ताभिसरण, हृदय का स्पंदन, इन सभी के लिए लगने वाली ऊर्जा की पूर्तता अन्न द्वारा होती है। अभी ये सभी अन्न घटक जो है ये ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, किंतु विशेष करके वसायुक्त और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसायुक्त पदार्थ से 9. मेरा थोडा व्यवस्थित करा, तुमचा चेहरा दिसायला पाहिजे. हाँ, ठीक है, ठीक. ठीक. हाँ, आता ओके. हाँ, ठीक है, सॉरी. हाँ, नहीं कर. तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जैसे 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसायुक्त पदार्थों से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर ये ऊर्जा नहीं मिली या कम मिली तो हम हमारे रोज के कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। वसायुक्त पदार्थों से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हमने मतलब कार्बोहाइड्रेट से 4.2, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट मान लो आपने 1 ग्राम चावल खाया या 1 ग्राम चपाती खाई तो आपको 4 कैलोरी मिलेंगी। अगर आपने मतलब तेल युक्त या कुछ 1 ग्राम घी खाया तो आपको 9 कैलोरी, 2 ग्राम खाया तो आपको 18, मतलब ये ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, मतलब उतनी आपको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर ये ऊर्जा आपको नहीं मिली या कम मिली तो हम हमारे रोज के कार्य अच्छी तरह नहीं निभा सकते हैं। हम जल्दी थक जाएंगे, हमें सुबह से रात तक अनेक कार्य करने पड़ते हैं, ये आप लोग जानते हैं। अब देखो दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो है वो है शरीर की वृद्धि और विकास करना, क्षतिपूर्ति करना। जन्म पूर्व काल से किशोर आयु तक बच्चों की वृद्धि और विकास जलद गति से होता है, ये सभी को पता है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं उस समय। जन्म पूर्व काल बोले तो मतलब वो गर्भ से ही की और किशोर आयु तक बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। शरीर की वृद्धि तथा विकास यह महत्वपूर्ण कार्य अन्न के द्वारा ही पूर्ण होता है। गर्भ के निर्मिति से लेकर स्वतंत्र जीवन यापन करने की क्षमता तक, यानी प्रौढ़ शरीर का आकार लेने में अन्न की प्रमुख भूमिका होती है। जन्म लेने के उपरांत शिशु का वजन एक मान लो 2.5 से 3.5 केजी का होता है और ऊंचाई 40 से 50 सेंटीमीटर बोले तो एक 1.25 से 1.5 फुट तक होती है। बाद में उसका वजन 50 से 75 केजी में और मतलब उनकी ऊंचाई 5 से 6 फुट में उनका परिवर्तन होता है। बच्चों की यह वृद्धि और विकास प्रमुखता से प्रोटीन और खनिज लवण जैसे अन्न घटकों के कारण होती है। ये हमारा शरीर अनेक पेशियों से बना है। शरीर की पेशियों की निर्मिति और क्षतिग्रस्त पेशियों की पुनर्निर्मिति का कार्य भी अन्न द्वारा ही होता है।
सब पेशियों का एक निश्चित मतलब काल होता है। वे सब पेशी अपना अपना कार्य करते हैं और खत्म होते हैं। जैसे दांत की पेशी है, वो अपना दांत बनाने का कार्य करेंगी, फिर वो खत्म होती है, मतलब मर जाती है। उसके जगह फिर से नई पेशियां उत्पन्न होती है। मतलब ये हर अंग के पेशियों के लिए है। अपना कार्य करती, खत्म होते जाते हैं, उनके जगह नई पेशियों का पुनर्निर्माण होता है। और यह पुनर्निर्माण पेशियों का होना आवश्यक है। प्रोटीन इसमें महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि पेशियों का निर्माण उसी का दायित्व होता है। और तब हम एक 1.25 फुट का जो बच्चा है वो 5-6 फीट के व्यक्तित्व में आ जाता है। अभी तीसरा हमारा कार्य है शरीर का बीमारियों से संरक्षण करना। शरीर का विविध बीमारियों से बचाव करने का कार्य अन्न द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में लाल रक्त पेशी तथा श्वेत रक्त पेशी होती है। लाल रक्त पेशी जो है वो खून निर्माण करती है, तो श्वेत रक्त पेशी बीमारी न होने के लिए रोग प्रतिकार शक्ति निर्माण करती है, रोग जीवाणु से लड़ती है और रोग जंतु का नाश कर कर शरीर की सुरक्षा करते हैं। और यह कार्य विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन जैसे अन्न घटकों के द्वारा होता है। ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिकार शक्ति अधिक होती है। जो आज हम कोविड-19 कार्यकाल में, मतलब अभी कोविड-19 का जो कार्यकाल हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के पदार्थ खाते हैं। इतना ही नहीं, हमने सभी ने वैक्सीन ली है और वैक्सीन ले रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, यानी क्या है कि हम लोग हमारी व्हाइट पेशी का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने के प्रयास में हम लोग है। अभी ये क्या है कि नेक्स्ट हमारा जो है विविध शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। विविध शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना आवश्यक है। शरीर के अंतर्गत जो अनैच्छिक क्रिया सतत शुरू रहती है, अनैच्छिक यानी जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसे मस्तिष्क का कार्य, पचन, अपने नसों का बहाव, हृदय का स्पंदन, ये सब अनैच्छिक कार्य, ये सतत शुरू रहते हैं। उस पर नियंत्रण रखने का कार्य अन्न का होता है। उदाहरणार्थ कैल्शियम जो है, ये खनिज लवण जो है, ये हृदय के स्पंदन को नियंत्रित करता है। शरीर के आम्ल और क्षार, इनका संतुलन टिका के रखना, मलमूत्र के रूप में शरीर के विषारी पदार्थ बाहर निकालना, शरीर का तापमान नियंत्रित रखना, अभी शरीर में पानी का संतुलन रखना, खून के घन और द्रव पदार्थों का प्रमाण योग्य रखना आदि सब, ये सभी शारीरिक क्रिया पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। और यह कार्य जो है वो विटामिन, खनिज लवण, पानी, अन्न घटक करते हैं। अभी देखो, तापमान नियंत्रित करना, इसके लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि सभी जीवित लिविंग बीइंग के लिए, जीवित रहने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर का तापमान, मतलब एक साधारण तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। ठीक है, मतलब ये होता है, गर्मी ठंडी में बाहर के वातावरण का इफेक्ट इस पर होता है। तो जैसे गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हमें क्या होता है कि ठंडी चीजें खाने का इच्छा करती है। फ्रिज का खाना मतलब फ्रिज का कुछ खाना, आइसक्रीम खाना, ठंडा पानी पीना, है ना। गर्मियों में मतलब कूलर में रहना या एसी में रहना, ये आवश्यक। हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर को नॉर्मल लाने के लिए, मतलब 98.6 पर हमको कायम रखने के लिए हम लोग ये चीजें खाते हैं, ताकि हम लोग उसको, क्योंकि क्या है, गर्मी में वो तापमान और बढ़ जाता है, तो ऐसे चीजें करते हैं। इसका उल्टा इफेक्ट क्या होता है ठंडी में। जैसे ठंडी में हम लोग को गर्म खाने की इच्छा होती है, कुछ ओढ़ने की इच्छा होती है, गरम गरम चाय पीने की इच्छा होती है, गरम पदार्थ खाने की इच्छा होती है। तो ये क्या है, हम लोग स्वेटर ये ओढ़े रहते हैं, रजाई में रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या है
कि हम हमारा फिर से हम कोप अप करने की कोशिश में होते हैं, मतलब वो नॉर्मल तापमान से हम लोग कोप अप करने की कोशिश करते हैं ये सब करके। तो हमने देखा कि ये सब नियंत्रित करने का कार्य विटामिन वगैरह करता है। अभी हम लोग देखेंगे अन्न के सामाजिक कार्य। अभी अन्न के सामाजिक कार्य पहला हम है त्योहारों सामाजिक समारोह में सहभोजन। विविध सामाजिक कार्यक्रम तथा त्योहारों में हम भोजन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो कितनी मतलब सारी पार्टियां होती है। बर्थडे पार्टी तो गिनाओ मत, बर्थडे पार्टी, विवाह की पार्टी, किसी का कुछ अभिनंदन वाली पार्टियां, मौज है, तेरहवीं है, आदि कई प्रकार की पार्टियां है। इससे सामाजिक संबंधों को एक दृढ़ता प्राप्ति होती है, लोगों से नई जान पहचान होती है और आपसी संबंध मजबूत होने में मदद मिलती है। क्योंकि क्या है, इसमें हम लोग सब मिलके एक सहभोजन करते हैं, क्योंकि इसीलिए बुलाना, ये करना, इकट्ठा बैठना, भोजन करना, तो इस तरह का ये कार्य होता है। अभी दूसरा है विभिन्न प्रांत के खाद्य संस्कृति का स्वीकार। अब ये देखिए कि सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक स्तर, धर्म, रीति परंपरा, इन सबका अपने आहार पर परिणाम होता है। भारत में प्रत्येक प्रांत की एक विशिष्ट खाद्य संस्कृति है। एक दूसरे के खाद्य संस्कृति का हम लोग आदर करते हैं, उनके खाद्य पदार्थों का भी हम लोग स्वीकार करते हैं। जैसे साउथ का इडली, डोसा, सांबर वड़ा हम बनाते हैं ना घर में। पंजाब के है छोले भटूरे है उनका, वो भी हम बनाते हैं। गुजरात का ढोकला, खांडवी। वैसे अपनी महाराष्ट्र की तो पूरन पोली सबको पसंद आती है, महाराष्ट्रीयन खानों में खास रहती है। तो आदि मतलब इन सब चीजों से क्या है कि हम एक दूसरे का खाने से प्रांत प्रांत का एक भेद कम होने में मदद मिलती है, और कौन से प्रांत का कौन सा खाना है इसकी हमें जानकारी मिलती है, और एक जनरल नॉलेज भी मिलता है। अब हम तीसरा देखें कि एकजुट होकर काम करने से मित्रता के संबंध में एक दृढ़ता निर्माण होती है। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव ऐसा माना जाता है। अतिथियों का स्वागत व्यक्त करने का अच्छा माध्यम यानी अन्न है। किसी को भी कुछ बुलाना है या अपना काम निकलवाना है या कुछ करना है तो आइए, हाँ हमारे घर में चाय के लिए आइए, इसके लिए आइए, खाना खाने के लिए आइए। बॉस है तो बॉस को हम लोग बुलाते हैं, मतलब इस ढंग का हम लोग ये करते हैं। तो कई प्रसंगों में हम एकजुट मिलकर काम करते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं। जैसे गणेश उत्सव है, अभी आया ही है गणेश उत्सव में। अभी इतनी धूमधाम तो नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण, लेकिन हर साल गणेश उत्सव में गोकुलाष्टमी, महालक्ष्मी, इसमें ऐसे फंक्शनों में क्या होते हैं, आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा एक दृढ़ता, मित्रता प्रस्थापित होती है। बच्चे स्कूल में एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं, तो उसमें एक यूनिटी दिखाई देता है। जो जो रहते हैं ना वो एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, एक ग्रुप में रहकर लड़ते हैं। तो क्या है कि ऐसे से हमें एक मित्रता के संबंध बहुत दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्न के मानसिक कार्य। अभी पहला है पसंदीदा खाना खाने से तृप्ति। अभी अन्न के सेवन से शारीरिक और सामाजिक कार्यों के साथ मानसिक समाधान भी प्राप्त होते हैं। पसंदीदा खाना ग्रहण किया तो मन तृप्त होता है, ये हम सभी जानते हैं। एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। मस्तिष्क के विकास पर गर्भावस्था से ही पोषण का बहुत बड़ा परिणाम होता है। और संशोधन के निष्कर्ष के अनुसार मानवीय मस्तिष्क की जो वृद्धि होती है वो 4 साल तक पूर्ण होती है, किंतु ज्यादा से ज्यादा जो वृद्धि होती है वो गर्भ में ही होती है। अगर गर्भावस्था में तथा जन्म के उपरांत बालक का पोषण अच्छा नहीं हुआ तो मस्तिष्क का आकार छोटा रहता है, मस्तिष्क की पेशी जो है उनकी संख्या नहीं बढ़ती, मानसिक कमजोरी निर्माण होती है। और देखो कि अपन जो मेंटल प्रॉब्लम जिनको होते हैं वो इसी तरह के भी होते हैं। दूसरा है अन्न से भावनाओं का प्रकटीकरण। अभी
कभी कभी मनपसंद खाना नहीं मिला तो उस विशिष्ट पदार्थ के विषय में मन में दुखद भावना, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट निर्माण होती है। मतलब जो खाना हमें नहीं पसंद है उसका व्यक्ति के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे खाने से सुखद भावना और इसके विपरीत अच्छा और समय पे खाना न मिला तो दुखद भावना निर्माण होती है। कभी मन पर कुछ तनाव रहा, मतलब जैसे कभी परीक्षा है, पेपर छुड़ाने जाना है, इंटरव्यू है, किसी लड़की को, अभी तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन लड़का देखने को आ रहा है, तो ऐसे कई प्रकार की चिंता होती है। ऐसे समय में अन्न ग्रहण प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये हम सबको अनुभव है इसका। अभी नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा की भावना निर्माण होना। अभी परिवार में गृहिणी हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकता अनुसार बड़े प्यार से स्वादिष्ट भोजन अपने हाथ से तैयार करती है, प्रेम से परोसती है। इससे परिवार के सभी सदस्यों में अपनेपन की एक भावना निर्माण होकर एक प्रकार की सुरक्षा की भावना निर्माण होती है। मतलब हम घर में एट इज कुछ देखना नहीं पड़ता कि खराब होगा या उसको साफ सुथरा देखना है या कुछ नहीं, हम एकदम थाली पे बैठ जाते और शुरू करते, क्योंकि घर में है तो सुरक्षा की भावना होती है। मम्मी का हाथ का है तो और ही सुरक्षा होती है। हम घर से दूर है, अभी देखिए हम अगर घर से दूर है और बाहर का खाना खाते हैं, ऐसे समय पर घर के भोजन की बहुत याद आती है। अब है अन्न के आध्यात्मिक कार्य। जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसे अपने आचार विचार होते हैं। ये प्राचीन समय से या धर्म ग्रंथों में बताए अनुसार हम तक चले आए हैं। और जैसे हमारी दादी परदादी भी, मतलब उन्होंने भी ये सब कहते कहते हम मतलब बचपन से इतने बड़े हो गए हैं। तो जैसे सात्विक भोजन से सात्विक विचार प्राप्त होते हैं, तो तामसी भोजन यानी बहुत तीखा मसालेदार भोजन से व्यक्ति बहुत गुस्से वाली शीघ्र कोपी होती है। साधे सात्विक भोजन से व्यक्ति के मन में रचनात्मक विकासात्मक विचार वृद्धिंगत होते हैं। शरीर और मन ऐसे भोजन से नियंत्रित रहते हैं। मतलब ऐसा सोचिए कि कुछ हम गैर कार्य मतलब अपने हाथ से नहीं हो सकता है, या गैर विचार व्यक्ति के मन में आने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट है अभी अन्न के आध्यात्मिक कार्य। अभी ये इसमें हमारे धार्मिक कार्यों को हम लोग एक मतलब धार्मिक कार्यों में सात्विक भोजन से हम लोग समाधान ये करते हैं। कैसे कि जैसे हम लोग धार्मिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हैं। प्रसाद के तौर पर हम पेढ़ा, क्या नारियल है, कभी हलवा है, मोदक है, पंचामृत है, गोपाल काला है जो अभी हुआ है, तथा महाप्रसाद है। यानी ऐसे इस तरह के भोजन हम लोग वहां से अन्न पदार्थ खाते हैं और भोजन भी दिया जाता है। तो इससे व्यक्ति व्यक्ति का आपसी संबंध दृढ़ होता है। जो व्यक्ति यह देता है उसे अन्नदान करने का भी समाधान प्राप्त होता है। जैसे अन्नदान करना ये बड़े पुण्य की बात है, ऐसा भारतीय धार्मिक परंपराओं में माना जाता है। अभी अन्न के कार्य क्या होते हैं ये आपने जाना। अभी हम लोग स्वास्थ्य के आयाम देखेंगे। हमारे स्वास्थ्य के आयाम क्या है। अभी हमारे 4 प्रकार के आयाम हैं। एक तो शारीरिक आयाम यानी फिजिकल डायमेंशन, अन्न के मानसिक आयाम यानी साइकोलॉजिकल डायमेंशन, भावनिक आयाम यानी इमोशनल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन। अभी आप बोलोगे कि आयाम क्या प्रकार है। अभी देखो आयाम यानी ऐसा समझ ले कि हम कौन कौन से दृष्टिकोण से हम स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, कितने पद्धति से हम लोग स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, या कितने बाजू से हम स्वास्थ्य के विचार कर सकते हैं, यानी वो है आयाम। ठीक है। तो मानवीय आरोग्य यह सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है। हेल्थ इज अ वेल्थ, जिसके बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता।
जिस प्रकार का आहार उसे प्राप्त होगा, उसी प्रकार उनके शरीर का आकार, स्वास्थ्य और कार्य शक्ति उसे प्राप्त होगी। इसीलिए इन सभी आयामों की जानकारी लेना आवश्यक है। मतलब आप देखते हो कि हम लोग जिस प्रकार का, मतलब शरीर का आकार अच्छा रहना, स्वास्थ्य अच्छा रहना, कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, हमें प्राप्त होना, तो ये सब हमें मिल रहा है कि नहीं, तो ये हमारे आयाम, मतलब हमारे शारीरिक आयाम देख के पता चलता है कि यस, इनको ये स्वास्थ्य का आयाम बराबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, पहला है हमारा शारीरिक आयाम। मानवीय शरीर रचना कुछ मर्यादा तक ही अनुवंश और वातावरण पर निर्भर करती है। हम लोग देखते हैं कि हाँ, हमें तो ऐसे मिला है, अभी हेरिडिटरी तो हम क्या कर सकते हैं, वातावरण ऐसा मिला था, ठीक है ना, जो आपको मिला है, लेकिन इसका संबंध क्या है कि जो आपको मिला है ये तो ठीक है, लेकिन शरीर वृद्धि और विकास होने के लिए पोषक अन्न की ही आवश्यकता होती है। मतलब केवल अनुवंश और वातावरण से उतना ही निर्भर नहीं होता, आप कैसा भी अनुवंश से अपना शरीर प्राप्त करें, आपको जो मिलता है वो प्राप्त करें, जो आप वातावरण में गांव में पले बड़े हो या शहर में पले बड़े हो या दिल्ली में पले बड़े हो या फॉरेन में पले बड़े हो, लेकिन आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक अन्न की आवश्यकता होती ही है। कोई भी व्यक्ति का शरीर स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं, यह व्यक्ति के शरीर को देखकर ही ध्यान में आता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है उसकी शारीरिक वृद्धि जो है, मतलब हम लोग उसकी शारीरिक वृद्धि प्रमाणबद्ध होती है, सतेज आंखें होती है, अच्छी दृष्टि होती है, बालों में अच्छी चमक होती है, सतेज कांति होती है, अच्छे चमकते दांत आदि लक्षणें दिखाई देती है। अर्थात इससे योग्य पोषण की आवश्यकता होती है। मतलब अगर पोषण है तो ये सब आपका चित्र दिखाई देगा। ऐसे सुदृढ़ स्वास्थ्य के व्यक्ति के सभी अंगों में एक अच्छा सुसंगठन दिखाई देता है। हम लोग बोलते हैं ना, एक व्यक्ति एक परिपूर्ण इससे दिखाई देता है। मतलब हम बोलते हैं मराठी में, काय मस्त बांधा है ना इचा, यानी क्या है कि देख के ही पता चलता है कि बराबर पेट जितना चाहिए, उसके कंधे जितने ये चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी चाहिए, मतलब ये एक शरीर को देखकर पता चलता है। उनके सभी हलचलों से, ऐसे व्यक्ति के सभी हलचलों से जाहिर होता है कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण आशावादी है, यानी ऑप्टिमिस्टिक है वो व्यक्ति। पोषण आवश्यकता से कम हुआ तो व्यक्ति कमजोर दिखाई देता, क्रुश दिखाई देता है, ऐसा कमजोर, या ये ज्यादा हुआ तो स्थूल दिखता है, ज्यादा पोषण हुआ तो स्थूल व्यक्तिमत्व दिखता है, बेडोल दिखता है शरीर, और उनकी हलचल ऐसी धीमे धीमे दिखाई देती है। अब यानी ये देखो कि हम लोग ले रहे हैं दूसरा मानसिक आयाम। हर एक मानवीय शरीर में मन रहता है। शरीर और मन ये एक दूसरे से संबंधित है, तथा हम कहेंगे कि एक दूसरे पर बहुत निर्भर करते हैं, उनका एक दूसरे पर परिणाम होता है। मतलब जो है ना, बोलते हैं ना, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी क्या कि निरोगी शरीर में निरोगी मन रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य कितना भी अच्छा रहा तो भी मानसिक स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। आज के यांत्रिक औद्योगिक युग में मानसिक स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। मनुष्य की आशा आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हुई तो मानसिक तनाव निर्माण होता है और उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि बीमारियां दिखाई देती है। देखो कि अभी अपन ने ये जिक्र कि मानसिक तनाव, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल किशोर आयु में ये बहुत मानसिक तनाव दिखाई देते हैं, टीन एज में, क्योंकि कई कारण उनके होते हैं, जैसे परसेंटेज अच्छे नहीं आए, टीचर ने डांटा, पिताजी ने डांटा, इसने डांटा, मेरा प्रेम उसने स्वीकार नहीं किया, तो तुरंत मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करते हैं, नहीं तो व्यसनाधीन होते हैं। तो ये कई मतलब टीनेज में ये प्रकार हमको बहुत देखने को मिलता है, मतलब बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो और इस तरह से फिर उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि बीमारियां दिखाई देती है। मानसिक स्वास्थ्य तथा आहार, इनका एक दूसरे से संबंध है। हम जो आहार लेते हैं
उसका परिणाम शरीर और मन दोनों पर होता है। अयोग्य आहार से शरीर स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अच्छा पोषण हुआ तो व्यक्ति प्रसन्न चित्त दिखता है, मानसिक दृष्टि से स्थिर होता है, नहीं तो व्यक्ति चिड़चिड़ करने वाली, हठीली और मानसिक दृष्टि से अस्थिर पाई जाती है। अब बाह्य दुनिया से समायोजन स्थापित करना ये बहुत आवश्यक है। अगर बाह्य दुनिया से हम लोग समायोजन अच्छे से स्थापित, क्योंकि हम लोग समाजशील प्राणी हैं, हर जगह मिलना पड़ता, स्कूल से लेके, मतलब पहला पैर तो हमारा आंगनवाड़ी KG1 KG2 में जाते, वहां से लेके हमको बाहर में मिक्स होना ही पड़ता। मतलब नौकरी करना है, एजुकेशन लेना है, बाद में कुछ अगर आपने कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो कई लोगों से मिला जुलना, यानी ये क्या है कि हमको हर व्यक्ति से समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो ये समायोजन आपका अगर अच्छे से होता है एक दूसरे से, तो जान लो कि आपको मानसिक स्वास्थ्य का ये प्रमुख अंग है और ये आपको प्राप्त हुआ है। अभी है भावनिक आयाम, है ना, खाली, हाँ, भावनिक आयाम। आहार और भावनाओं का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि व्यक्ति के वर्तन पर भावनाओं का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। एखादे व्यक्ति का भावनिक विकास कैसा होता है, इस पर उस व्यक्ति के परिवार के भावनिक वातावरण का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। मतलब तुम्हारे घर में जो एक दूसरे के प्रति भावना होंगी, वही तुम बाहर दिखाते हैं। हर एक परिवार में गृहिणी घर के सदस्यों की पसंद नापसंद ध्यान में रखकर पदार्थ तैयार करती है। सभी को इससे मानसिक समाधान प्राप्त होता है। इसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता एक व्यक्त होती है। शरीर और मन निरोगी रखने के लिए भावनिक समाधान प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा पेट भर खाने के उपरांत भी उसका पचन ठीक ढंग से नहीं हुआ तो हम लोग, मतलब न होने का कारण भी पोषण ही है। रोज के जीवन के असंख्य तनाव के कारण व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा शक्ति खर्च होती है और यही कई बीमारियों का मूल कारण है। इसलिए आहार ग्रहण करते वक्त प्रसन्न और आनंदमय भावना रखनी चाहिए। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों ने कम से कम दिन में एक बार तो भी मिलकर भोजन करना चाहिए। गृहिणी का मन भी खाना पकाते वक्त प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब सीधा असर पदार्थ बनाने पर होता है। इसलिए जो परिस्थिति मिली है उस परिस्थिति में भावनाओं पर नियंत्रण रखकर स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। जैसे अभी परिस्थिति जो मिली है, अमीर है, गरीब है, घर में कुछ तनाव है, किसी से किसी का झगड़ा है, मतलब जो भी परिस्थिति है, शारीरिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी हमें भावनाओं पर नियंत्रण रखना आना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। अब है आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक यह मानसिक शक्ति है। संयम, त्याग, परोपकार, समर्पण आदि भावनात्मक प्रवृत्ति के आधार पर ही आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। इसलिए मनुष्य ने आहार संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति मानसिक बल बढ़ाती है। अस्थिर मन रहा तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता। दुनिया में अनेक धर्म है, धर्म के अनुसार खान पान की सबकी अलग अलग आदतें भी है। हर एक प्रांत में भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। मानवीय जीवन में ये आध्यात्मिकता को बहुत महत्व है। अध्यात्मकतानुसार त्योहार और त्योहार में बनाए जाने वाले पदार्थों का संबंध आहार से सीधा जोड़ा गया है। जैसे अपना है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में तिल गुल के लड्डू बनाए जाते हैं। यह त्योहार ठंड के मौसम में आता है। तब बाहर का वातावरण ठंडा होने के कारण शरीर को आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होने के उद्देश्य और बाहर के वातावरण से शरीर का समायोजन होना चाहिए, इसलिए यह पदार्थ करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि हमारा शरीर अपने तापमान से कोप अप करने का प्रयत्न करता है। तो ये सब उसी का नतीजा है कि इसमें इस ढंग के, जैसे
कौन से मौसम में कौन कौन से पदार्थ खाना चाहिए, कौन से नहीं खाना चाहिए, ये भी बताया गया है। जैसे वर्षा ऋतु में प्याज लहसुन ऐसे पदार्थ वर्ज करते हैं, क्योंकि उस वातावरण में यह पदार्थ खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अपने ऋषि मुनि और धार्मिक ग्रंथों में आहार के 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे सात्विक, राजसी और तामस। इस जैसा भोजन वैसी प्रवृत्ति व्यक्ति में दिखाई देती है। सात्विक भोजन में कंदमूल, फल, दूध, मध इनका समावेश होता है। इस आहार द्वारा शरीर का अच्छा पोषण होता है और मानसिक शांति मिलती है। इसीलिए साधु संतों ने आध्यात्मिक एकाग्रता के लिए इस आहार को मान्यता दी है। अभी देखो कि ये कंदमूल, फल, दूध, मध ये सब जो ये खाते हैं, तो आज हम लोग कोई जंगल में नहीं रहते, या केवल हम लोग कंदमूल खा के गुजारा नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आज की तारीख में ऐसा है कि ये कंदमूल, फल, दूध ये सात्विक भोजन है, ये अपने रोज के आहार में होना ही चाहिए। आज अति सुख, अति लोभ, भौतिक कारणवश व्यक्ति उनके पीछे भागने के कारण निसर्ग का संतुलन बिगड़ने लगा है। हवा, पानी का प्रदूषण बढ़ा है। इसका परिणाम नई पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं। इसलिए योग जीवन की ओर देखने का व्यापक दृष्टिकोण गीता में बताया है। अनेक प्रकार के योग है, तो बहुत प्रकार के योग है और प्रत्येक प्रकारों में थोड़ी बहुत भिन्नता है, किंतु सभी प्रकार के योग का मकसद आध्यात्मिक उन्नति ही है। आध्यात्मिकता के कारण व्यक्ति के नैतिक मूल्य मजबूत होते हैं। संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति विचार पूर्वक वर्तन करती है, सदैव हितकारक आहार लेती है, वह व्यक्ति हमेशा निरोगी रहती है। अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ, उत्कृष्ट और निकृष्ट आहार में भेद। देखो अभी कि वजन ऊंचाई की तुलना में योग्य प्रमाण में रहता है। कौन से खाने में? उत्कृष्ट खाने में हम भेद देख रहे हैं। ठीक है, तो निकृष्ट आहार में क्या होता है कि वृद्धि अपूर्ण दिखाई देती है, ऊंचाई कम होती है, वजन कभी ज्यादा, एकदम मोटापा तो एकदम ऐसे लुकड़े लुकड़े यानी एकदम कम, और वृद्धि अपूर्ण यानी हम जो जिसको बोलते ठेंगू ठेंगू बुटके ऐसे दिखाई देती है। दूसरा है स्नायु की वृद्धि अच्छी, इसलिए शरीर कसा हुआ और डौलदार, क्योंकि उत्कृष्ट आहार से स्नायु अच्छी वृद्धि होती है तो कसा हुआ शरीर मिलता है। और दूसरा है शरीर कमकुवत और बेढप आकार का होता है निकृष्ट आहार में। अभी उत्कृष्ट आहार और निकृष्ट आहार का भेद आपको समझ गया है क्या? उत्कृष्ट आहार यानी कैसा कि जिसमें सभी पोषक घटक जो मैंने बताया है, तो सभी पोषक घटक यानी सभी 6 घटक, ठीक है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है, पानी है, ये सब, तो ये सब अच्छी मात्रा में और जितना चाहिए यानी संतुलित मात्रा में सब मिलना चाहिए और व्यक्ति अनुसार मिलना चाहिए। तो ऐसा अगर मिलता है तो उत्कृष्ट आहार, और निकृष्ट आहार यानी इसके अपोजिट, जो ऐसा इस ढंग का कुछ कम ज्यादा जो हो रहा है नहीं मिल रहा है तो निकृष्ट आहार। इसलिए हम दोनों में अभी ये भेद देख रहे हैं। अभी ये है त्वचा, उत्कृष्ट आहार वालों की त्वचा साफ है, मुलायम है, तेजपूर्ण दिखती है, ऐसे व्यक्ति को देख के पता चलता है। और निकृष्ट आहार वाले की त्वचा ड्राई होती है, बार बार खाज, खुजली तथा चट्टे आते हैं। उत्कृष्ट आहार वाले की आंखें साफ, दृष्टि तेज, बाल चमकदार दिखाई देते हैं। ये भी मतलब ये एक तरीका है बोला कि आंखें साफ चाहिए, दृष्टि तेज चाहिए, नहीं तो बहुत बचपन में ही तुमको चश्मा लग जाता है तो क्या है कि कहीं तो भी तुम्हारी गड़बड़ है, तुम्हें विटामिन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, या कुछ व्यायाम नहीं है, या पौष्टिक खाना नहीं है, या कुछ मतलब हेरिडिटरी कुछ है, लेकिन अपने हाथ में जितना है वो तो करना चाहिए। तो ये आंखें साफ है इनकी, तो निकृष्ट आहार में दृष्टि दोष दिखाई देता है, जल्दी चश्मा लग जाता है, दिखता नहीं है, आंखें के नीचे सूजन दिखते हैं, बाल निर्जीव और ड्राई दिखते हैं।
अभी यह है श्रवण शक्ति, सूंघने की शक्ति तीव्र दिखाई देती है उत्कृष्ट आहार में, दोष रहित होती है। तो क्या है, श्रवण यानी सुनने की शक्ति, और सूंघने की हमको बास, हर चीज का, कौन सी चीज खा रहे हैं, क्या है, गंदा है क्या, अच्छा सुगंधित है क्या, कौन सा सुगंध है, कौन से पदार्थ, ये हमें आना चाहिए। तो अगर ये आता है, अभी की एक टेस्ट में देखा गया कि आपको सुगंध मतलब सूंघना आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको उसका मतलब एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि सूंघने की आपकी ये शक्ति अच्छी नहीं है, तो आपको कोविड के अंदर कुछ आपको मतलब ये प्रकार है, आपको कोविड हो सकता है या आपको हुआ है, तो ये भी माना गया है। अभी है श्रवण यंत्रणा निकृष्ट आहार में नाक के दोष है, मुंह से श्वसन किया जाता है, नाक में कुछ गड़बड़ी है, श्वसन यंत्रणा आपकी ठीक नहीं चल रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है। उत्कृष्ट आहार में दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, तांबड़े रंग के होते हैं, तांबड़े यानी लाल ऐसे मसूड़े जो होते हैं ना, अच्छे दिखने चाहिए। तो निकृष्ट आहार में क्या है कि दांत अंदर से पोकल होते हैं, अपने आपके गम्स जो मसूड़े होते हैं वो मुलायम यानी से ढीले और फिक्के रंग के होते हैं, उसमें से खून आता है। अभी मज्जा तंतु जो सिर में होते हैं, मज्जा तंतु स्थिर, स्वभाव आनंदी, मिलनसार, शांत होता है। तो वहाँ के मतलब मस्तिष्क का कारोबार अच्छा चलता है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य है, आप आनंदी वातावरण से चलते हैं, तो नेचुरली स्वभाव आनंदी मिलनसार होता है। इसके विपरीत निकृष्ट आहार में अस्थिर, उतावलापन होता है, चिड़चिड़ाहटपन होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है ऐसे लोगों में, अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, किसी से ना बराबर बात करते, मिलना, ये सब होता है। शरीर का तापमान उत्कृष्ट आहार में योग्य, ठंडी में उष्ण और धूपकाले में ठंड, मतलब ये रहना चाहिए, क्योंकि शरीर का तापमान योग्य, ठंडी में उष्ण, मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें से हमारा हम बचाव कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो खाने से उष्णता मिल रही, ठंडी में भी, धूपकाले में भी हमारे खाने से हम जो खाना खाते हैं यानी हमारा तापमान का वो कंट्रोलिंग हो रहा है, वो ठंड, शरीर बराबर जितना ठंडा चाहिए उतना, तो ये सब होता है। धूपकाले में मतलब निकृष्ट आहार में धूपकाले में उष्ण और ठंडी में ठंडा शरीर, यानी क्या है कि वातावरण से मिला जुला आपका होता है, वैसे आपके खाने से मतलब कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है ना, खाने से आपका इसका थोड़ा बहुत अपना शरीर का एक नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखता है, धूपकाले में उष्ण और ठंडी में ठंडा शरीर दिखता है। नेक्स्ट अभी उत्कृष्ट आहार में जैसे कार्य क्षमता अच्छी, उत्साह अच्छा दिखाई देता है, अच्छी रोग प्रतिकारत्मक शक्ति के कारण बीमार होने के कम प्रसंग दिखाई देते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आलसीपन या तो काम करने की इच्छा ही नहीं होती, शरीर में एक ऊर्जा या एक शक्ति नहीं होती है, जल्दी थक जाते हैं, बहुत नींद आती है, हमेशा बीमार रहते हैं। तो दोनों में अपने देखा तो आपको चूज करना है कि आपको उत्कृष्ट आहार के पीछे दौड़ना है या निकृष्ट आहार चाहिए। ओके, अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि आहार, पोषण तथा स्वास्थ्य का व्यवस्थित समन्वय प्रस्थापित करने के लिए व्यक्ति ने आहार या खाने के कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे भारतीयों के आहार में गर्भवती माता को 2500 कैलोरी तक का आहार चाहिए, तो स्तनदा यानी लैक्टेटिंग मदर्स को 2800 से 3400 यानी 2800 से 3400 कैलोरी का आहार चाहिए, 1 साल के बच्चे को 900 से 1000 कैलोरी तक, स्कूल में जाने वाले बच्चों को 1800 से 2100 कैलोरी तक का, तथा किशोर आयु में, देखिए किशोर आयु में 2400 से 2700, किसी को 2400 मिलता है, किसी को अच्छा 2500 मिलेगा, 2550 यानी 2700 एक रेंज है, ये रेंज बताई गई है। तो ये रेंज तक आपको इस कैलोरी का खाना, आपको कैलोरी यानी शक्ति, ऊर्जा है ना, ये मापन है हम लोग जो खाना खाते हैं उसका, तो उतना आहार आपको मिलना चाहिए। सभी का आहार संतुलित होना चाहिए। अभी सभी का आहार संतुलित होना चाहिए यानी
देखा गया आहार में सभी घटक चाहिए। अब माना गया है, खास करके देखा गया है कि मानते हैं ऐसा कि महाराष्ट्रियन खाना जो है, महाराष्ट्रियन खाना वो जरा संतुलित है, मतलब दाल चावल, रोटी सब्जी, उसके अलावा चटनी, दही, कोशिम्बीर, मतलब ये सब सब अच्छी तरह से उनमें होता है। तो ऐसे मतलब संतुलित रहना चाहिए। छोटे बच्चों को ज्यादा प्रोटीन वाला आहार देना चाहिए, क्योंकि उछल कूद करते हैं, उनके शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए, मसल बराबर होने चाहिए, तो ज्यादा प्रोटीन वाला चाहिए। खिलाड़ियों को तो अंडे, सूखा मेवा, दूध और हरभरा बहुत पौष्टिक होता है, इनका प्रमाण अपने आहार में उन्होंने बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है अभी सभी के खाने में अंकुरित कडधान्य चाहिए। जैसे हम लोग उसल प्रकार जो बोलते हैं, मटकी है, मूंग है। अभी वो मटकी, मूंग, ये उसको अगर स्प्राउट किया या उसको अंकुरित किया तो हम वो ज्यादा पौष्टिक होते हैं, ज्यादा विटामिन हमें उससे प्राप्त होते हैं। एक ही में हम लोग चाहते हैं कि एक ही में एक ही चीज से हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ चीज हो, मतलब हमें पौष्टिक घटक एक ही चीज से मिलना चाहिए। तो इसीलिए अगर केवल ऐसे न खाते हुए उसको अंकुरित पद्धति से खाना चाहिए। गृहिणी ने खुद का तथा परिवार के सभी का खाने पीने का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। ये टाइम टेबल अनुसार क्या होता है कि हम लोग कब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बराबर खाने के समय में दोपहर का खाना खाते हैं क्या, शाम का किस टाइम में खाते हैं, क्या कम खाए क्या। तो एक पद्धति से ये टाइम टेबल बना से अपने को खुद को आदत होते है, घर के सभी को आदत लग जाती है। ठीक है, कभी कभी हमारा टाइम टेबल बिगड़ता है कि कभी पार्टीज है, कभी लेट मीटिंग्स हुए, या कभी बाहर जाना है, या कभी शादियों में खाना है, या कभी कॉलेज में जाना है, मतलब कई ऐसे चीजें हैं, तो कभी टाइम टेबल, लेकिन हमेशा नहीं बिगड़ना चाहिए। एक टाइम टेबल हमें फिक्स करना ही चाहिए। नेक्स्ट है अपना आहार किस आयु के लिए है, इसका विचार करके बनाना चाहिए और लेना चाहिए। मतलब अगर आहार का भी मैंने बताया कि आयु अनुसार उनकी कैलोरीज होती है, नहीं तो एक अच्छा 19-20 साल की लड़की है और खा क्या रही है, एक आधी बच्चे की आधी रोटी, एक रोटी, थोड़ी सा चावल, बस बस बस, यानी मोटा। ये कोई खाना है क्या? उसको जो आहार चाहिए, जितने कैलोरी का आहार चाहिए, अगर मतलब 2400 कैलोरी कम से कम नहीं उनको मिली तो क्या फायदा है ना। तो मतलब किस आयु के लिए है इसका विचार करना चाहिए। कभी कभी क्या होती है कि मतलब बुजुर्ग भी क्या करते हैं कि खाने के पीछे मतलब शौक होता है, तो वो नहीं देखते कि ये हमको पचेगा या नहीं पचेगा। अभी बच्चों का ये खाना है, वो भी इतना खा लेते हैं, फिर अपचन, फिर यानी क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम उनकी ठीक नहीं चलती है ना। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क आता है। तो ये सोच के हमने खाना बनाना चाहिए, और घर की गृहिणी ने भी इसका ध्यान देना चाहिए, और हमने खुद ने भी ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट है समय और मौसम के अनुसार आहार लेना चाहिए, ताकि पैसों के लिए भी वो सस्ता पड़ता है और मौसम अनुसार सभी चीजें खाने में आती है। अभी देखो कि जैसे ठंडा मौसम है, तो ठंडे मौसम में कैसे हरी भरी सब्जियां अच्छी मिलती है, संतरे मिलते हैं, जाम मिलता है, सीताफल मिलता है, तो गर्मियों में आम मिलते हैं। मतलब तुम मौसम अनुसार खाए तो वो चीज सस्ती भी पड़ती है, और वो चीज खाने में आती है, वो पौष्टिक भी अपने आप को शरीर के लिए पौष्टिक भी रहती है। नेक्स्ट है अन्न पदार्थ साफ, ताजे और निर्जंतुक होने चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम गड़बड़ी में, हड़बड़ी में सब चीजें लाते हैं, ये करते हैं और खाने की मतलब कोशिश करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अन्न पदार्थ कभी भी लाने के बाद साफ ये करना चाहिए, लाते समय ही ताजा है कि नहीं देखना चाहिए, उसको निर्जंतुक। आज तो बहुत आवश्यकता है, देख रहे हैं हम लोग कैसे सब सब्जियां लाते हैं, पहले फिर पानी से धोते हैं, फिर हम लोग उसे नमक के पानी से धो के, मतलब आजकल ये कोविड काल में हम ही नहीं सभी लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे सबको मालूम होता है डर के मारे, क्योंकि वो क्या है कि जंतु कहाँ से भी फैल सकता है ना, तो वो अंदर जाता है, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें हैं। तो खाना खाते समय शांत चित्त से तथा आनंदी मन से खाना चाहिए। ये हमको बचपन से ही सिखाया जाता है, और याद है अभी के स्कूलों में तो पता नहीं, लेकिन
एक प्रार्थना बोली जाती है, प्रार्थना बोली जाती है खाने के पहले, और मतलब तभी सबके डब्बे खुलते थे, एक लाइन से हम लोग बैठते थे। तो आज भी कई कई पंक्तियों में ऐसा प्रार्थना करके ये करते, क्योंकि क्या है कि खाना खाते समय शांत चित्त से आनंद बन सके, तो खाना लगना चाहिए हमें कि यस वो लोग खा रहे, हमारे शरीर को वो लग रहा है, और वो लगने के बाद दिखना भी चाहिए कि हाँ, यानी इसका मतलब बराबर उसकी वृद्धि ये हुई है। बाहर का नेक्स्ट है, बाहर का ठेले का चाइनीज पदार्थ, जंक फूड, रेडी टू ईट, ऐसे पॉकेट के पदार्थ का कम से कम वापर करना चाहिए। हमेशा होटल का खाना कम करना चाहिए। अभी क्या होता है कि अभी बच्चों का ग्रुप होता है स्कूल कॉलेजेस में, वो अट्रैक्ट करते हैं वो चीजें जो ठेले के होते हैं। वो ठीक है, आप खाइए, जंक फूड खाना आप भी का है, लेकिन जंक फूड का ज्यादा वापर नहीं करना चाहिए। लोगों बिल्कुल आदत ही लग जाती, घर में कुछ टिफिन में नहीं देते, बस बच्चों को ये पैसे ले लेना बेटा, वो खा लेना, ये पैसे लेना यहाँ से, वो ब्रेड ले लेना, और ये पाव ले लेना, वो वहां से खा। यानी ये क्या है कि आपको इसके मतलब इस ऐसे पीढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, और इसका घर में ही इसकी जो उपासना होना चाहिए, या इस पर कंट्रोल होना चाहिए सभी से, ताकि बच्चे इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आप खाते हो, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में नहीं खाना चाहिए। हमेशा कुछ थोड़ी सी पार्टी हुई, किसी का कुछ हुआ अच्छा कि चलो रे पार्टी थ्रो करो, तो हम लोग होटल का खाना, अभी होटल का खाना उनके काफी मसालेदार, ये बहुत तेल वाला, या मतलब सफाईदार होता है या नहीं है, कहाँ से क्या संक्रमित होके आता है पता नहीं। ठीक है ना, आप जाते हो, सभी जन जाते हैं, लेकिन हर बार होटल में खाना, ज्यादा से ज्यादा होटल में खाना, तो इसके कारण तबीयत में गड़बड़ होना ही है। और ये है महत्वपूर्ण बात कि हम लोग सब तो चीजें कर लेते हैं, लेकिन पानी पीना, हमेशा कई लोगों को मैंने देखा कि पानी बराबर पीते नहीं है। तो बराबर खाना खाने के पौने घंटे बाद पानी पीना ही चाहिए, कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना आपका होना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। बाकी तो चीजें ऐसी है कि आप कुछ खाते हो, सब्जियां खाते हो, उसमें से आपको पानी का अंश मिल जाता है, लेकिन पानी जो है वो आपके इसमें 6 से 8 गिलास पानी कंपल्सरीली पीना ही चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि इसके साथ ही अच्छे खुल के हंसना, यह दुनिया की उत्तम मेडिसिन है। आपको मालूम है लाफ्टर क्लब इसीलिए हुए हैं, तो खुल के हंसना चाहिए। तो उसके अलावा दूसरा मेडिसिन नहीं है। आप हंसोगे तो विश्व तुम्हारे साथ हंसेगा, परंतु जब आप रोते हो तो आप अकेले ही रोओगे। इसीलिए ध्यान में रखो कि हम लोग प्रसन्न चित्त रहे, हंसे, और अच्छा हमारा भोजन सात्विक संतुलित भोजन मात्रा में, अच्छे मात्रा में ले। हमारे घर का, हमारे मम्मी का, हमारे दादा दादी का, हम खुद का, मतलब अगर आप न्यूट्रिशन वाले हो तो सबका हम लोग केयर कर सकते हैं, उनको सुझा सकते कि आप ये लो। सभी का आप एक स्तर, खाने का स्तर, पौष्टिक स्तर, ये सब बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी रुकना चाहूंगी। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ सम्मिलित किया और न्यूट्रिशन वीक में मुझे 2 शब्द साझा करने के लिए कहा। इसलिए मैं आप सभी की, तीनों कॉलेजेस की, तीनों एचओडी की और तीनों प्रिंसिपल की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बच्चों की भी मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सुना है। धन्यवाद। खूप धन्यवाद मॅडम। आजच्या या कार्यक्रमाला डॉक्टर साधना कराडे मॅडम यांनी आपल्याला या कार्यशाळेच्या निमित्ताने खूप चांगले आणि असे उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी आयोजकांच्या कडून त्यांचे खूप खूप आभार मानते। धन्यवाद। त्याचबरोबर आजच्या या 7 दिवसीय विद्यार्थी विकास डेव्हलपमेंट कार्यशाळेमध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांना
आपल्या आहारामध्ये 6 पोषक घटकांचे कशा कशा प्रकारे अवलंब केला पाहिजे आणि कशा प्रकारे त्यांनी आपल्या आहाराचे पोषण केले पाहिजे आणि गुणवत्ता राखली पाहिजे, आपल्या आहाराचं स्थान कसं नियोजित केलं पाहिजे, एक नियोजनबद्ध आहार कसा ठरवावा याबद्दल इतकं उत्कृष्ट मार्गदर्शन त्यांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे CP बेरार महाविद्यालयाच्या गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रेरणा रत्नपारखी मॅडम, तसेच दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालयाच्या गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख सुजाता साखरे मॅडम आणि नबिरा महाविद्यालय काटोलच्या दमयंती घागरगुंडे मॅडम यांच्यातर्फे खूप खूप आभार मानते. तसेच आता या कार्यक्रम ज्यांनी आम्हाला हातभार लावले यशस्वी करण्याकरिता त्या सर्वांचे देखील मी इथे आभार मानते. आणि आपल्या या कार्यशाळेत, या 7 दिवसीय कार्यशाळेमध्ये मॅडमनी सुद्धा फुल ना फुलाची पाकळी आपल्याला योगदान केलेलं आहे आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट मार्गदर्शन केलं आहे. त्याबद्दल मी पुन्हा पुन्हा त्यांचे आभार मानते, कारण त्यांनी खरोखरच आज या कोरोनाच्या काळामध्ये अगदीच एक एक पैलू असा उलगडून दाखवला आणि विद्यार्थ्यांना इतकं उत्कृष्ट मार्गदर्शन केलं की त्याबद्दल खरोखर त्यांचे आभार मानावे तेवढे कमी आहे. आणि कळत नकळत ज्या सर्वांचे इथे सहकार्य लाभले त्या सर्वांचेही मी आयोजकाच्या वतीने आणि माझ्या वतीने आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद.